हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को भी और क्विज भी आप यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे, तो क्विज भी आप लोग जरूर सॉल्व किया कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी को दोस्तों छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द आप लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। क्विकली रिवीजन करेंगे पहले कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। अभी इंटरनेट दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कोटेडी आइवर गणराज्य में दोस्तों भारत के अगले राजदूत डॉक्टर राजेश रंजन जी होंगे। सरस फूड फेस्टिवल ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है हर्ट्सविल जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा। और भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर में गरुड़ अभ्यास आयोजित किया गया। इसके अलावा अभी इंडोनेशिया में पहली बार आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल आयोजित किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित होगा। और राजस्थान के नए डीजीपी बनाए गए हैं उमेश मिश्रा जी। एके गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स नाम का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। 29वां संस्करण है इसका। विशाखापत्तनम में इसका पहला चरण हुआ है। दूसरा चरण इसका होगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे दोस्तों कल की वीडियो का। अब आज के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। किस राज्य सरकार ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा करी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा। कारण बताने की जरूरत नहीं है कि साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। आजकल देख रहे हो हर जगह साइबर क्राइम हो रहे हैं। अभी कल एक न्यूज आई हुई है कि वहां के यूके की मीडिया ने क्लेम किया है कि यूके की प्राइम मिनिस्टर का फोन हैक कर लिया गया था रसियन के द्वारा बहुत लंबे समय से। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हैकिंग वगैरह की समस्या कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो ऐसे में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की घोषणा करी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है, जिससे साइबर अपराधों पर और खास करके जो फाइनेंशियल साइबर अपराध होते हैं उन पर रोक लगाया जा सके। ठीक है, चलिए तो अब महाराष्ट्र आया है। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देख लेंगे। महाराष्ट्र कहाँ पर है इंडिया के मैप में? यहाँ पर रहा महाराष्ट्र। सीएम यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे, शिवसेना पार्टी से हैं। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर है। अच्छा, डिप्टी सीएम आपसे पूछा जा सकता है। डिप्टी सीएम है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं और उन्होंने ही अभी ये अनाउंस किया हुआ है। क्लियर है। महाराष्ट्र में अगर झीलों की बात करें तो लोनार झील बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये वही झील है जिसको क्लेम किया जाता है कि 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से ये बनी थी और इसी का रंग गुलाबी हो गया था। इसी वजह से इसे पिंक लेक भी कहा जाता है या गुलाबी झील भी कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा दर्रों में भोर घाट, थाल घाट याद रखेंगे। थाल घाट और भोर घाट दर्रा प्रमुख दर्रा है यहाँ का। ठीक है, लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य भी हैं। आगे, ओडिशा राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों सफल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि किसान कल्याण के लिए होगा। ठीक है, सीएम दहासी पहल आपको याद होगा, ये मणिपुर ने लॉन्च किया था। मणिपुर ने लॉन्च किया था सीएम दहासी पहल। गति शक्ति, गति शक्ति दोस्तों वैसे तो पीएम गति शक्ति योजना है, बहुत बड़ी योजना है, लेकिन अभी गति शक्ति को अपने राज्य में लागू किया था गुजरात ने भी। ठीक है, इसके अलावा समर्थ पहल लॉन्च किया था उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है समर्थ। ठीक है, अब ये तो रिवीजन रहे। अब हम लोग सफल की बात करेंगे जो ओडिशा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे द आर्टिकल है द प्रिंट का। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक लॉन्चेस सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत किसान जो होगा ना एक कॉमन क्रेडिट सुविधा का लाभ उठा सकेंगे इस पोर्टल के जरिए। अब इससे किसानों को और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों से 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पाद तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकेगा और आसानी से वो क्रेडिट भी ले सकेंगे। ठीक है, तो ये क्लेम किया जा रहा है कि भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट सुविधा पोर्टल है सफल। किसने लॉन्च किया? ओडिशा ने। उड़ीसा आया है, उड़ीसा देखेंगे हम लोग मैप में कहां पर है। उड़ीसा यहाँ पर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल।
उड़ीसा में झीलों में अगर बात करें तो चिल्का झील बहुत ही फेमस झील है। ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। क्या है? फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये खारे पानी की झील है, साल्ट लेक है। तो सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील यही है। ठीक है। सबसे ज्यादा खारा पानी पूछा जाए तो राजस्थान का सांभर झील बताएंगे आप। सिमलीपाल अभ्यारण्य, इसके अलावा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, ये यहीं पर है। घुमरा छाऊ लोक नृत्य है। आगे 30 जिले हैं, 147 विधानसभा सीटें, लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं ओडिशा से। ठीक है। आगे बात करते हैं, किसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च करी? तो अभी हाल ही में दोस्तों बीएसई ने, बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद लॉन्च करी है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद ये होती क्या है? ये एक प्रकार से दोस्तों एक ऐसी रिसिप्ट होगी जिससे सोने जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसको प्रभावी और बेहतर कीमत पर पाने में मदद मिल सकेगी। अब ईजीआर जो होगा ना, ईजीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, इसके थ्रू कोई भी विक्रेता होगा, कोई भी क्रेता होगा, निवेशक होगा, बैंकर होगा या रिफाइनरी सराफा व्यापारी जो भी होगा, आभूषण निर्माता वगैरह, इन सब को एक एग्जैक्ट उसका प्राइस पता रहेगा कि कितना दाम चल रहा है अभी। ठीक है ना। होता क्या है कि एक्चुअल में रेट कुछ और चल रहा होता है और गांवों में या फिर छोटे मोटे शहरों में उसका दाम बढ़ा चढ़ा करके वहां के सराफा व्यापारी वगैरह सब बेचा करते हैं। उनको तुरंत नहीं पता लग पाता है, या फिर वो पता भी रहता है तो फिर वो क्या करते हैं, बढ़ा करके बेचते हैं, जिससे जो आम आदमी होता है उनको सही कीमत पर नहीं, ज्यादा कीमत पर पे करना होता है। ठीक है। तो ईजीआर से ये सब नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे भी एग्जैक्ट टाइम पर सही वैल्यू पर ये सारी चीजें पता लग पाएंगी कि कितना क्या रेट चल रहा है। बहुत सारी चीजें इससे फायदा होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद से। फिलहाल बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसे शुरू किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एशिया का सबसे पुराना है। एशिया का सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में स्थापित हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एस मुंद्रा जी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है ना, वो सेंसेक्स के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? सेंसेक्स के नाम से। आप सुनते हो सेंसेक्स में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है वगैरह। ठीक है। ऐसे ही एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो मार्केट है इसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है। निफ्टी 50 भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो निफ्टी और सेंसेक्स भी आप ध्यान रखेंगे। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी जिनके पास पालतू कुत्ते हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऐसा करना मैंडेटरी होगा। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है जिसमें ये मस्ट बताया गया है। कारण ये है दोस्तों कि कुत्ते के काटने और हमलों की घटनाओं में वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब पंजीकरण अनिवार्य करना मतलब आप सोचोगे कि यार कुत्तों से काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इससे पंजीकरण का क्या लेना देना। देखो, जब पंजीकरण कृत रहेगा यानी रजिस्टर्ड रहेगा ना, तो उनको समय समय पर यह भी बताना होगा कि आपने अपने कुत्ते को वैक्सीन वगैरह दी कि नहीं दी। इसके अलावा कितने कुत्ते कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ट्रैक किया जा सकेगा जो भी चीजें होगी। और जो पालतू कुत्ते नहीं हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं रजिस्ट्रेशन करवाने से। और साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको समय समय पर कुछ इस प्रकार की वैक्सीन वगैरह दी जाती हैं जिससे उनके अगर काटते हैं अगर वो तो उतना ज्यादा घातक नहीं होता है। तो फिलहाल हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि सरल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। चलिए, हरियाणा आया है। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है हरियाणा। ठीक है। ये अपना बॉर्डर देख पाएंगे आप, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से शेयर किया करता है। चंडीगढ़ यहाँ की भी कैपिटल है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें दोस्तों तो सूरज कुंड आप याद रखेंगे, सूरज कुंड। ठीक है। वैसे सूरज ताल और चंद्र ताल अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सूरज कुंड जो है ये है हरियाणा में। और सूरज कुंड मेला भी यहीं पर लगता है। क्या लगता है? सूरज कुंड मेला लगता है। सूरज कुंड मेला लगता है, बहुत ही फेमस अंतर्राष्ट्रीय मेला है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं पर है। कलेसर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। अगला, हाल ही में चीन की किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में अपना वित्तीय कारोबार बंद किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना की स्मार्टफोन कंपनी है
साउमी साउमी ने क्या किया है कि अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है। बंद क्या, एक प्रकार से बहुत दिनों से जांच के दायरे में चल रही थी। देखो ये वित्तीय सेवा कारोबार है बंद किया है, मतलब मोबाइल वाला अभी भी चल रहा है। ये मोबाइल वाले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है एम आई पे की। एम आई पे एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत जैसे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूज करते हो ना, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए, ऐसे ही साउमी ने अपना लॉन्च किया था एम आई पे। तो एम आई पे लॉन्च तो किया था, लेकिन इस पर काफी ज्यादा आरोप आए कि ये टैक्स पेयर जो होते हैं उनको शॉर्टकट दे रहा है, यानी कि जो टैक्स बचाना चाहते हैं वो वगैरह कुछ इसका फायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। तो इसको जांच के दायरे में रखा गया था। और अब फाइनली एनपीसीआई जो भारत की दोस्तों एजेंसी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये सभी जो पेमेंट सिस्टम होते हैं उनको रेगुलेट करती है, जो भी यूपीआई सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो एनपीसीआई ने अपनी जो लिस्ट थी, जिस लिस्ट में सभी की सभी कंपनियां होती हैं जो लोग ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं, उस लिस्ट से एमआईपी को हटा करके फेंक दिया है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, Xiaomi शट फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इन इंडिया। तो फाइनली Xiaomi को अब बंद करना पड़ गया है अपना ये वित्तीय कारोबार यहाँ से, इंडिया से। ठीक है ना, वही सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है। टैक्स रेगुलेटर को धोखा देने के लिए सरकारी जांच के दायरे में ये काफी समय से है भी Xiaomi। ठीक है, तो एमआई पे ऐप जो है अब इसका बंद कर दिया गया है इंडिया में। आगे, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव सिबनोट शुरू किया गया? तो देखो, चिनाब जब भी बात आ जाए तो तुरंत समझिएगा जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, क्योंकि चिनाब नदी वहीं पर है और चिनाब में बहुत ही ऐतिहासिक एक पुल भी बन रहा है, ब्रिज भी बन रहा है। दुनिया का सबसे लंबा केबल ब्रिज होने वाला है ये, याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, फिलहाल व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये अभी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। यहाँ पर देख पाओगे आप आर्टिकल है, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्ट एट सिबनोट अंडर बैक टू विलेज फेज 4। अब इसके तहत ना राफ्टिंग यात्रा कराई जाएगी। इसके अलावा और भी जो भी, मतलब कुल मिलाकर के पर्पज ये होगा कि जम्मू कश्मीर में कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ये किया गया है शुरू व्हाइट राफ्टिंग महोत्सव, और इसके तहत बहुत सारे लोग आकर के राफ्टिंग यात्रा भी किए, बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा भी लिए। तो यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आगे, हाल ही में एलन मस्क ने कितने डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया? तो फाइनली एलन मस्क ने दोस्तों ट्विटर को एक्वायर कर लिया है 44 बिलियन डॉलर में। जितना कि उन्होंने शुरू में ऑफर किया था उतने में ही अब ट्विटर को एक्वायर कर लिया है। ट्विटर की 100% अब एक्विजिशन हो गई है, और अब ट्विटर पब्लिक प्राइवेट कंपनी से वो प्राइवेट कंपनी हो गई, यानी अब 100% ये प्राइवेट है, ये अब लिस्टेड नहीं रही। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से इसके स्टॉक को हटा लिया गया है, और अब ये पूरी की पूरी एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है। अब जब एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी बन गई तो इन्हीं का राज चलेगा, इन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलेगा। इन्होंने आते ही तुरंत क्या किया, सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल वगैरह को निकाल दिया है कंपनी से। ठीक है, सीईओ पराग अग्रवाल को और भी जो भी शीर्ष अधिकारी थे बड़े बड़े, उन सबको हटा दिया है। चीफ लीगल एडवाइजर जो थी उनको भी हटा दिया। तो फिलहाल ट्विटर जो है अब इसमें बड़े बदलाव होने वाले हैं। एलन मस्क ने इसके बारे में घोषणाएं भी करनी शुरू कर दी हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे इसके बारे में। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने आपको एक वीडियो भी दी हुई है, आप उसको देखेंगे तो पूरा का पूरा टाइमलाइन वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको करंट अफेयर के लिहाज से बस इतना ही जानना चाहिए कि ट्विटर जो है स्थापना 2006 में हुई थी, और कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। माइक्रो ब्लॉगिंग एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करी थी? जैक डॉर्सी वगैरह ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे जैक डॉर्सी 2021 में ही सीईओ पद से इस्तीफा दे दिए थे, तब पराग अग्रवाल थे, फिर पराग अग्रवाल को भी अभी हटा दिया गया है। आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ये एक्चुअली में ना केंद्रीय जहाज रानी और बंदरगाह मंत्रालय के मंत्री तो हैं ही, साथ ही ये आयुष मंत्री भी हैं। तो आयुष मंत्री हैं, इस वजह से आयुष मंत्रालय के तहत इन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है ना, आयुष उत्सव कहां पर? कश्मीर में। अगेन कश्मीर फिर से आ गया, तो जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके पास 2 मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने इनॉग्रेट किया है आयुष उत्सव, ये
यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, ये जो कि गंडरबल कश्मीर में है, वहां पर उद्घाटन किया गया है। इस उत्सव का मेन पर्पज यही होगा कि आधुनिक रोगी की देखभाल के पूरक के लिए पारंपरिक औषधि प्रथाओं को सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, यानी कि औषधीय प्रथाओं से भी जो चिकित्सा है उसको बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के उत्सव की बात हो रही है, तो अगर आपसे पूछूं ट्यूलिप महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यहीं पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछूं हेराथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो लोसर त्योहार दोस्तों ये मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ पर, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लोसर महोत्सव बहुत ही फेमस महोत्सव होता है। आगे, स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से किस देश को गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण बाहर रख दिया गया है? तो देखो अभी हाल ही में ना ईरान को भी बाहर कर दिया गया है नोबेल पुरस्कार समारोह से। अब इसका कारण समझिए। एक्चुअली में अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि ईरान जो है ना ये रसिया को अपने सैनिक सपोर्ट को भेजने की कोशिश कर रहा है, या भेजना शुरू कर दिया है। तो रसिया को जो जो सपोर्ट कर रहा है खुल करके आ रहा है सामने, उसको हर जगह से बैन करना शुरू किया जा रहा है। आपने देखा कुछ दिन पहले रसिया को बेलारूस ने सपोर्ट करने की घोषणा की थी। अब बेलारूस सपोर्ट किया और रसिया सपोर्ट किया, तो इन दोनों को तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार समारोह से हटा दिया गया। मैंने आपको अक्टूबर में बताया था शुरुआत में ही। ठीक है, ये न्यूज बताई थी। ईरान ने भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो ईरान को भी हटा दिया। तो यानी अब ईरान भी जो है अब इससे बाहर रहेगा। रसिया और बेलारूस के साथ अब ये भी रहेगा, ईरान भी। ठीक है ना। तो नोबेल सेरेमनी जो होने वाली है स्टॉकहोम में, कब होगी? ये 10 दिसंबर को होगी, जब पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो अब उसमें ईरान भी नहीं रहेंगे, ईरान के डिप्लोमेट भी उसमें शामिल नहीं रहेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि कोई ईरानियन को तो मिला नहीं है नोबेल इस बार, तो उनको जाने का कोई मतलब भी नहीं है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है नोबेल पुरस्कार। इस पर मैंने आपको ट्रिक वाली वीडियो दी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर मैं कार्ड भी छोड़ दूंगा, नोबेल प्राइज ट्रिक। इसको जरूर देखना है आपको, क्योंकि इससे आप पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे किसी किसी नोबेल मिलेगा। बिल्कुल एक ही बार देखने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आगे, हाल ही में किस देश ने मुंह के जरिए ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया की पहली ओरल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है चाइना ने। ध्यान दीजिएगा, मुंह से ली जाने वाली वैक्सीन को ओरल वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल वैक्सीन कहते हैं। और ओरल कोविड वैक्सीन दुनिया की पहली, ये चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना में अभी भी कोविड के केसेस कम नहीं हुए हैं, अभी भी वहां पर कोविड के केसेस हैं और अभी भी वहां पर लॉकडाउन वगैरह लगा भी है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए ओरल वैक्सीन लॉन्च करी गई। अब आपको अगर याद आ रहा हो, आप सुनते आए हो बचपन से पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी। ठीक है ना, पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती थी, ये आप सुनते थे। तो आप सोचोगे कि यार वैक्सीन जो होती है वो तो सुई के माध्यम से लगाई जाती है, तो ये पिलाया कैसे जाता था? तो जो पिलाया जाता था वो ओरल वैक्सीन हुआ करती थी। और ओरल वैक्सीन का आप इतना समझ लो इम्पैक्ट, इतना ही आप समझ लो ऐसे ही कि ओरल वैक्सीन की वजह से ही भारत जनवरी 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। ठीक है, क्योंकि ओरल वैक्सीन के थ्रू बच्चों को बड़ी आसानी से वैक्सीन दिया जा सकता था। बच्चों को 2 बूंद की खुराक पिलाई जाने लगी थी। ठीक है, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये ओरल वैक्सीन जब आ जाती है तो बहुत तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलता है, मतलब इसमें एक बूस्टअप सा आ जाता है। बहुत सारे लोग सुई लगवाने से डरते भी हैं। इंडिया में भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी जब जिसमें लोग सुई लगाने से पहले ही चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो फिर वो सब चीजें ना होने पाए, इस वजह से मुंह से लिए जाने वाले सुई मुक्त टीके की शुरुआत कोविड-19 के लिए स्पेशली दुनिया का पहला चाइना बन गया है। क्लियर है, चाइना ही फैलाया भी था वैक्सीन, आपको पता है चीन के वुहान शहर में सबसे पहले आया था। कोविड को नाम दिया था WHO ने, कोविड मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, क्योंकि 2019 में ये देखने को पहली बार मिला था। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप लोग सुबह में आज 10 बजे जुड़िएगा हमारे साथ, 10 बजे करंट अफेयर के लिए, और 12 बजे जुड़िएगा स्टैटिक और जीके के क्वेश्चंस के लिए। ये दोनों ही वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बूस्टअप प्रदान करेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। CGL और SSC GD दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। 10 बजे सुबह करंट अफेयर की लाइव क्लास चलेगी, जिसमें जनवरी से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा आपको। 12 बजे आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जीके का। ठीक है, लाइव क्लास होगी MJT एजुकेशन मेन चैनल पर।
चलिए तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य मैंने आपसे पूछा था, नो वन इज लेफ्ट आउट, यहाँ का आदर्श वाक्य था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है। आज आपको क्या आंसर करना है? आज का क्वेश्चन ना बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सही जोड़ा मिलाना है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किस देश का, भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा आप लोग, सभी लोग, मैं कहता हूं आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा। किस देश की करेंसी पर गणेश जी की फोटो है, ये भी आप बता देंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको वन लाइनर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।